हेलो बच्चों, आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वर्ण विचार, उसी का दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे शब्द विचार क्या होता है, शब्द विचार किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे कि दो वर्णों के सार्थक समूह को, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम शब्द कहते हैं। अब आप कहेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है, लेकिन वर्ण की का कोई अर्थ नहीं निकलता है और शब्द का अर्थ निकलता है, इसीलिए कहा गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। ठीक है बच्चों, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वर्णों के सार्थक योग से जो संरचना बनती है वही शब्द कहलाते। देखिए लिखा, वर्णों के सार्थक योग, जो सार्थक शब्द होते हैं उनको मिला करके योग में जोड़ते हैं जब, तो जो संरचना बनती है वही शब्द कहलाती है। और इसके शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग को ही हम शब्द विचार कहते हैं। अब सब समझ में आ गया शब्द विचार किसे कहते हैं, या शब्द किसे कहते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं, थोड़ा समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं हम लोग शब्द के प्रकार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ठीक है बच्चों, कौन सा? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इस पे हम लोग पढ़ेंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा पढ़ेंगे रचना के आधार पर, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द पढ़ेंगे। तीसरा प्रयोग के आधार पर, इसमें हम दो पढ़ेंगे, विकारी और अविकारी। विकारी में पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक, और अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, अविस्मय आदि बोधक। ठीक है बच्चों। चौथा है अर्थ के आधार पर, इसमें हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है बच्चों, पहला पढ़ते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इसमें पांच प्रकार पाए जाते हैं। उत्पत्ति या स्रोत की उत्पत्ति पहले समझते हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर क्या होता है। जो ये उत्पत्ति कहाँ, ये शब्द जो है उत्पन्न कहाँ से हुए हैं, इसका स्रोत क्या है, इसीलिए इसको कहा गया है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। शब्द वहां से आया, शब्द मतलब शब्द कहाँ से आया है। ठीक है, शब्द हम कहाँ से लाए हैं, उसके आने का स्रोत तथा उसका मूल रूप कहाँ से बना है, उसका स्रोत क्या है, उसका मूल रूप कहाँ बना है, इसी को हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। उसी मौलिक रूप के आधार पर हम शब्द के 5 भेद बनते हैं। ठीक है, जो हम 5 भेद बने, इसके मौलिक रूप पे ही ये 5 भेद बने हैं, जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले क्या है तत्सम शब्द। तत्सम का मतलब उसके समान, तत्सम। ठीक, सम में समान, उस तत् में उसके, तत्सम में उसके समान, यानी कि जो तत्सम जो संस्कृत शब्द है उसी के समान। जो संस्कृत का जैसा शब्द होता है उसका ज्यों का त्यों हम लोग अपने भाषा में ले आते हैं, उसी को हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तत्सम मतलब उसके समान। हिंदी का मूल जन्म स्थान संस्कृत भाषा होती है। हम लोग की जो भाषा हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा से निकली हुई है। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी में आ गए उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जो उसको हम जैसे के तैसे जो होते हैं उसको हम रख लेते हैं, उसी को हम तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे दुग्ध, पुष्प, ग्राम, मयूर, आम्र आदि। ठीक है, समझ में आया तत्सम शब्द किसे कहते हैं। जैसे जो संस्कृत शब्द अपने भाषा में हम ज्यों का त्यों ले लेते हैं, उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। ठीक, जैसे मेरे तो भाषा कौन थी, जो हमें जो जननी है भाषा की वो है संस्कृत। संस्कृत के बाद वैदिक बनी, वैदिक से लौकिक आई, लौकिक से पाली,
पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर आई सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी बनी है। तो इतने जगहों से होते हुए आते हुए थोड़ा परिवर्तन तो हो जाएगा किसी भी शब्दों में। तब से होते होते धीरे धीरे ये परिवर्तित होते होते फिर अब इसीलिए कहा गया है कि तद्भव शब्द में थोड़ा, जो तत्सम शब्द से तद्भव शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जो परिवर्तित शब्द होते हैं उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे वहाँ दुग्ध था, यहाँ दूध हो गया। वहाँ पुष्प था, यहाँ फूल हो गया। वहाँ ग्राम था, यहाँ गांव हो गया। वहाँ मयूर था, यहाँ मोर हो गया। ठीक है, धीरे धीरे बदलाव तो होते रहते हैं, परिवर्तन शब्दों में होते रहते हैं। शुरू पहले भी हुआ और आगे भी होगा। ठीक है, हमको लगता है तत्सम और तद्भव शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं देशज शब्द। देशज, ज देशज यानी कि देश ज, जो ज मीन्स क्या, जन्मा। जो अपने देश में जन्मा हो उसी को कहते हैं देशज। ठीक है, जो अपने देश में शब्द जन्मा हो उसी को कहते हैं देशज शब्द। जो शब्द अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं या स्थानीय बोलियों में प्रयुक्त होते हुए हिंदी का हिस्सा बन जाते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जो लोग बोलचाल की भाषाओं में जो प्रयोग करते भाषा में प्रयोग करने लगते हैं उसी को हम देशज शब्द कहते हैं, जो कि क्षेत्रीय भाषा होती है। ठीक है, जिसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होता है उसे हम देशज शब्द कहते हैं। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं सिंपल भाषा में, जिसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होता है उसे हम देशज शब्द कहते हैं। ज मीन्स होता है उत्पन्न होना। ठीक बच्चों, इसको ध्यान देना। देश प्लस ज, देश में जन्मा, जो अपने देश में ही जन्मा है उसी को हम देशज शब्द बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या निकलेगी? आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, खटिया, झोला आदि। ठीक है, जो हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाते हैं, आम बोलचाल की भाषाओं में जो बोलते हैं उसी को हम देशज शब्द कहते हैं। अब पढ़ेंगे विदेशी शब्द। ठीक, विदेशी शब्द को हम विदेशज भी कहते हैं। विदेशी शब्द को हम विदेशज भी कहते हैं, यानी कि जो विदेश में जन्मा हुआ हो, अपने देश में नहीं, जो विदेश में जन्मा हो, जो हमारे देश में आया हो। क्योंकि हमारे देश में पुराने जमाने से ही बहुत लोग आते रहे हैं। ब्रिटिश लोग आए, यूनानी लोग आए, शक लोग आए, कुषाण लोग आए, तुर्की लोग आए। तो जब लोग आए तो अपनी साथ अपनी भाषा भी तो ले आए, और जब लोग यहाँ पे आए अपना बोलने लगे, उन्हीं भाषाओं को लोग सीखने भी लगे, कुछ सीखे भी, तो वो भाषाएं हमारी भाषाओं में मिक्स हो गई। उसी को कहते हैं विदेशी भाषा। ठीक है, विदेशी भाषा को विदेशज भाषा भी कहते हैं, यानी कि दूसरे देश में जन्मा हुआ शब्द, अर्थात दूसरे देशों की भाषा के शब्द जो हिंदी में आते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश में बहुत से लोगों ने आकर राजकाज किया है। जैसे यूनानी, शक, यवन, कुषाण, तुर्की, ब्रिटिश आए और अपने साथ अपनी भाषा को भी ले आए, जो हम लोग उनकी भाषा को बोलना शुरू किए। इसी कारण उसे विदेशी शब्द कहते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। ये लोग हमारे यहाँ ऐसे नहीं आए, ये लोग हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक कारण से आए, कुछ सामाजिक कारणों से आए, कुछ आर्थिक कारणों से आए। इसलिए जो लोग आए तो यहाँ लोग रहना शुरू किए, और जब रहने लगे तो उनकी जो बोलचाल जो भाषा थी हमारे भाषाओं में मिक्स होने लगी। जैसे क्या, डायरी, स्कूल, वर्ब, कसूर, तोप, चाकू आदि इसका इस्तेमाल हम लोग भी करने लगे, अपने भाषाओं में करने लगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नए शब्द बनते हैं उसे हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो अलग अलग भाषाएं हैं, दोनों भाषाओं को मिलाकर हम एक शब्द बना लेते हैं, उसको हम संकर शब्द बोलते हैं। जैसे क्या है, रेलगाड़ी। तो रेल जो है ये अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी क्या है, हिंदी है। ठीक,
तो हम लोग रेलगाड़ी, हम दो शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द तैयार कर लेते हैं, दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द तैयार कर लेते हैं, रेलगाड़ी। वर्षगांठ, वर्ष जो है संस्कृत शब्द है, जो गांठ शब्द है हिंदी शब्द है। देखिए हम लोग यहाँ भी एक नया शब्द बना लिए, वर्षगांठ। ठीक है, इसी को हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं उसी को हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक बच्चों, अब तो इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्या हम पढ़े थे, रचना के आधार पर शब्दों को हम बांट सकते हैं। पहला हम लोग उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ये 3 प्रकार के होते हैं। रचना अर्थात बनावट। रचना मीन्स क्या, बनावट। इसकी बनावट कैसी होनी चाहिए, इसी को हम रचना बोलते हैं। तो रचना के आधार पर हम 3 शब्दों को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो रूढ़ शब्द, एक यौगिक रूढ़ और एक योग रूढ़। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जो रूढ़ मतलब जिसके टुकड़े न हो, अगर टुकड़े हम कर भी देते हैं तो दोनों उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, उसी को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। ठीक, जो हमेशा हमारे बोलचाल की भाषाओं में प्रयोग होते हैं। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं और उसके टुकड़े कर देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कम, ठीक, हम लोग कम, क प्लस म, अगर क को हम अलग कर देते हैं और म को अलग कर देते हैं, इसका क्या अर्थ निकला, कोई अर्थ नहीं निकलता है। मान लीजिए हाथ ले लेते हैं, हाथ को अलग कर देते हैं और थ को अलग कर देते हैं, तो हा का कोई अर्थ निकला, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। थ का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसी शब्दों को क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। अब पढ़ेंगे यौगिक शब्द। दो रूढ़ शब्दों को मिलाकर यौगिक शब्द बनते हैं। यौगिक मीन्स क्या होता है, यौगिक मीन्स समझ में आ रहा है, जोड़। ठीक है, जिसको हम जोड़कर बनाते हैं। तो 2 रूढ़ शब्दों को मिलाकर यौगिक शब्द बनते हैं। इन शब्दों की रचना प्रत्यय, उपसर्ग, संधि द्वारा होती है। अब हम 2 शब्दों को मिला करके बनाएंगे विद्यालय। विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्यालय का घर, जहाँ हम विद्या प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं विद्यालय। तो यहाँ एक शब्द क्या हो गया, विद्या हो गया, दूसरा आलय, इसको हम जोड़ करके बना दिए विद्यालय। ठीक, विद्या प्लस आलय। राष्ट्रपति, राष्ट्र और पति दोनों शब्दों को अलग अलग कर सकते हैं। अलग करने पे भी इन दोनों के अर्थ निकलेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों को मिला करके हम एक नया शब्द भी बना लेते हैं। नया शब्द नहीं, उसी शब्द को हम बनाते हैं। विद्यालय, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, आप इसको अलग भी कर सकते हैं। ये 2 शब्दों को जोड़कर बने हुए हैं। अब पढ़ेंगे योग रूढ़। जब 2 रूढ़ शब्द मिलते हैं लेकिन उसका अर्थ तीसरा निकलता है। जब 2 योग रूढ़ शब्द मिलेंगे लेकिन जो उसका अर्थ होगा वो तीसरा निकल जाएगा। यानी कि दोनों, जैसे हम यहाँ 2 शब्दों को मिलाकर बनाए शब्द, यहाँ पर तो जैसे जो इसके पहले रूढ़ शब्द बनाए थे तो उसको हम जब अलग अलग किए उसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा था। लेकिन जब यौगिक शब्द में जो हम 2 रूढ़ शब्दों को मिलाए तो उसके दोनों शब्दों को अलग अलग करने पे अर्थ निकल रहा था। ठीक है, लेकिन योग रूढ़ में क्या होता है कि दो शब्दों को मिलाएंगे तो जरूर, लेकिन अर्थ तीसरा निकलता है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते थे समास वगैरह में पढ़ते थे उस तरीके से। जैसे कि दशानन, अब जब 10 तो समझ रहे हैं, आनन, 10 आनन, आनन मीन्स मुख, जिसके 10 मुख, तो 10 मुख तो इसलिए बोलेंगे नहीं, यानी कि किस पर जा रहा है, ये रावण को जा रहा। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, यानी कि विष्णु भगवान में जा रहा है। जलज, यहाँ लिखा हुआ जलज, जल में उत्पन्न, यानी कि कमल। ऐसे पंकज, पंक मीन्स कीचड़, ज मीन्स जन्म लेने वाला, जो कीचड़ में जन्म लेने वाला वो कमल है। लंबोदर, देखिए लंबा है उदर, यानी कि लंबोदर। ये 2 शब्दों को मिला रहे हैं
10 आनन, जब 10 और आनन मिलाए तो 10 मुख नहीं बोलेंगे, तो यानी कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है, दशानन यानी कि रावण। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि ये दो शब्दों को मिलाते हैं लेकिन अर्थ तीसरा निकलता है। ठीक है बच्चों, अभी तक समझ में आप लोग को आ गया है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रयोग के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। ठीक है बच्चों, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक विकारी शब्द में और एक अविकारी शब्द में। तो विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आएगा, जो इसको हम और आगे आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। और अविकारी में क्रिया, विशेषण, विस्मयादि बोधक ये सब आएंगे, जो हम इसको आपको आगे हम पढ़ाएंगे। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, ठीक, जिसमें बदलाव हो जाए उसको हम विकारी शब्द कहेंगे। जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। तो ये इसमें संज्ञा में होता है, सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में होता है। जैसे लड़की, लड़कियां किस किन किन आधारों पर होता है ये भी बताया गया है। रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर इसमें परिवर्तन हो जाता है, तो इसीलिए इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए इसको विकारी शब्द कहते हैं। इसमें संज्ञा में हो सकता है, सर्वनाम में हो जाता है, विशेषण में होता है और क्रिया में हो जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अविकारी। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी करते हैं। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसीलिए इसको अविकारी करते हैं। ठीक है बच्चों, अविकारी। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, अब विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसको अविकारी कहते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होता है, इधर, एकाएक, भीतर, मानो, स्वयं, इसमें इन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो सकता है। संबंध के उपरांत, संबंध के उपरांत भी मतलब के उपरांत से पहले इन शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बना लेते हैं। हम शब्दों को हम जोड़ते हैं, संबंध बोधक है ना, तो शब्दों को जोड़ते हैं, संबंध को जोड़ते हैं, तो क्या शब्द लगाते हैं, के उपरांत, से पहले, के साथ, के बिना। ठीक, ये समुच्चय बोधक, बल्कि, और, यानी, तथा, लेकिन शब्दों को जोड़ करके हम लोग नए शब्दों को मतलब शब्दों को जोड़ते हैं, बनाते हैं, मतलब उसको प्रयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक, अरे, जहाँ विस्मय होता है जहाँ पर, अरे, वाह, हाय, छी, ये सब क्या है, इसमें विस्मय बोधक शब्द हैं। ये अविकारी शब्द आते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, इसमें हम दो भागों में बांटे हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, सार्थक मतलब अर्थ के साथ, जिसमें कोई अर्थ जुड़ा हुआ है उसको हम सार्थक कहते हैं। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ही न हो, जिसका कोई अर्थ ही ना हो उसको हम निरर्थक बोलते हैं। तो निरर्थक तो कुछ नहीं हुआ, सार्थक शब्दों को हम लोग 6 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो एकार्थी शब्द, जिन शब्दों को एक ही अर्थ होते हैं उन्हें हम एकार्थी शब्द बोलते हैं। इनके एक ही अर्थ होते हैं। अब गंगा को तो गंगा ही कहेंगे, ठीक है। अब यमुना बोले तो यमुना अलग हो जाएगी ना, तो गंगा को गंगा ही बोलेंगे, नदी को नदी ही बोलेंगे, पहाड़ को पहाड़ ही बोलेंगे, इसीलिए इसको कहा गया एकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, ठीक है बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं एक से अधिक अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक, कुछ शब्द एक से अधिक अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मुद्रा, मुद्रा हमने बोल दिया, मुद्रा तो इसके 2 अर्थ निकलना है। मुद्रा तो एक मोहर हो गई जो कि पैसे में होता है मोहर, एक मुद्रा क्या, मुख का भाव, जो आदमी किस मुद्रा में बैठा है। ठीक है, किस मुद्रा में वो आदमी बैठा हुआ है उसको हम, लेकिन देखो यहाँ तो मुद्रा तो एक ही शब्द है लेकिन इसके 2 अर्थ निकलते हैं। ऐसे है पूर्व, पूर्व जो बोलेंगे, पूर्व का अर्थ पहले भी होता है और दिशा भी होता है।
पूर्व मीन्स पहले भी होता है, उसके पूर्व तो यानी कि उसके पहले, और दिशा पूर्व दिशा में। ठीक, इसके एक ही शब्द के दो अर्थ निकले। पत्र, पत्र के अर्थ जो होता है पत्ता भी होता है और चिट्ठी यानी कि लेटर भी होता है। ठीक, अब तो इतना अनेक समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं पर्यायवाची। समान अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो समान अर्थ होते हैं लेकिन उसके जो शब्द होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसी को हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कमल है, कमल को हम जलज भी बोलते हैं, नीरज भी बोलते हैं और पंकज भी बोलते हैं। लेकिन चाहे हम जलज बोलें तो भी कमल का ही अर्थ आएगा, नीरज बोलें तो भी कमल का ही अर्थ आएगा, अगर पंकज बोलते हैं तो भी कमल का ही अर्थ आएगा। इस सब कमल तो एक ही है लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं, इसी को हम पर्यायवाची बोलते हैं। सूरज, सूर्य है, रवि है, भानु है, भास्कर है, कुछ भी कह लें लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो सूरज के लिए ही आता है। ठीक, अब पढ़ेंगे विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे से उल्टा अर्थ देते हैं, जो किसी का उल्टा अर्थ हो उसी को हम विलोम कहते हैं। ठीक, जैसे कि जीवन, जीवन का उल्टा क्या हुआ? मृत्यु हुआ। ठीक, रात, रात का उल्टा क्या हुआ? दिन हुआ, या दिन का उल्टा क्या हुआ? रात हुआ। ठीक, इसी को कहते हैं विलोम शब्द। समरूपी या श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द, समरूपी या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे। ठीक है, सुनने में हमको, श्रुति मतलब सुनना, सम में समान, जो सुनने में एक ही जैसे लगते हैं परंतु उनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है। सूक्ष्म में छोटा सा अंतर होता है और भिन्न अर्थ देते हैं, लेकिन दोनों के जो होते हैं अर्थ भी भिन्न होते हैं। वे समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा अंश और अंश। ठीक है, अब देखिए इसमें खाली एक बड़ा सा है और एक छोटा सा है, लेकिन लिखा तो एक ही से है। हम बोलेंगे तो सुनने में एक ही से आएगा, अंश सुन लिए एक ही से आएगा, लेकिन अगर हम लिखते हैं तो दोनों के अर्थ जो है अलग अलग निकलते हैं। एक अंश का अर्थ होता है भाग और एक अंश का अर्थ होता है कंधा। जैसे हमने पढ़ा अन्न बोल दिए, अन्न को सुनने वाले अन्य, अन्य भी अन्न की तरह ही सुनाई देता है। और जैसे कि अन्न में अनाज आता है और अन्न में दूसरा आता है। ठीक है बच्चों, और अब छठवां है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब बोलते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्द के स्थान पर किया जाता है उन्हें अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसका अंत न हो वो अनंत, जल में रहने वाला जलचर। ठीक है बच्चों, ये जल में रहने वाले यानी कि जो जल में रहता है उसको हम जलचर कहते हैं। ऐसे ही रात्रिचर, जो रात में रहते हैं उनको रात्रिचर बोलते हैं। जिसका अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, जैसे अंतरिक्ष का कभी अंत नहीं होता, उसको बोलते हैं अनंत बोलते हैं। ठीक बच्चों, हमको लगता है बच्चों ये पाठ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो हम आपको और भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वाक्य विचार।